सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही भाई आप लोगों की पढ़ाई? और उम्मीद है कि आप लोग 2027 के एग्जाम को लेकर चिंतित भी होंगे। घबराइए मत भाई, आप लोगों का आज से फिजिक्स का हम लोग आरंभ करने वाले हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 1। और इसके अंदर बेटा हम लोग सीखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बस लगातार मेहनत करते रहिए। चलिए, और जैसा कि भाई हम लोगों का फिजिक्स का जो पहला अध्याय है वह कौन सा है भाई? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंदर बेटा हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत आवेश को। पहले किसका अध्ययन करने वाले हैं? विद्युत आवेश का। लेकिन बेटा विद्युत आवेश से पहले थोड़ा सा आवेश के बारे में जान लें, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानकारी को ले लें। ठीक है, चलिए समझो। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? विद्युत आवेश की। लेकिन अब हम लोग पहले इसके इतिहास में अगर जाएं तो बात करेंगे 600 ईस्वी की। बात कब की कर रहे हैं भाई? 600 ईस्वी की। 600 ईस्वी की कहानी है भाई। ग्रीक के एक वैज्ञानिक हुए, ग्रीक के वैज्ञानिक जिनका नाम है भाई थेल्स। ग्रीक के वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है भाई? थेल्स। ठीक है, इन थेल्स ने क्या देखा भाई? वहां पर ग्रीक में एक बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे इन्होंने बहुत सारा एक ऐसा पदार्थ देखा जिससे भाई बार बार रेशम रगड़ रही थी। और रगड़ने के बाद वह क्या कर रहा है भाई? जो पदार्थ वह धूल मिट्टी आदि के कणों को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहे हैं। क्या बताया भाई? बाल्टिक सागर के किनारे इन्होंने एक ऐसा पदार्थ देखा जिससे भाई रेशम क्या हो रही थी? रगड़ रही थी। रगड़ने के पश्चात भाई वो क्या कर रहा है? वह धूल मिट्टी आदि के कणों को अपनी ओर क्या कर रहा है? पदार्थ आकर्षित कर रहा है। उस पदार्थ को इन्होंने क्या कहा? अंबर कहा। उस पदार्थ को इन्होंने क्या कहा? अंबर कहा। अंबर कहा। ठीक है, जिससे बेटा कौन रगड़ रही थी? रेशम। रेशम रगड़ने पर यह बेटा क्या कर रहे? धूल मिट्टी आदि के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय बीता आए भाई 1600 की कहानी है। 1600 ईस्वी की कहानी है भैया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम है बेटा गिलबर्ट। जिनका नाम है भाई क्या? गिलबर्ट। गिलबर्ट ने इस अंबर को क्या कहा? इस अंबर को आवेश कहा। गिलबर्ट ने इस अंबर को क्या कहा? आवेश कहा। ठीक है, 17 आए, थोड़ा सा और समय गुजरा, आए 1752 ईस्वी में। ठीक है, और एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रैंकलिन बेंजामिन। फ्रैंकलिन बेंजामिन। और फ्रैंकलिन बेंजामिन बेटा आवेश के प्रकार के बारे में बताते हैं। आवेश के प्रकार के बारे में बताते भाई कि आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश और नंबर दूसरा बेटा कौन सा हमारा? ऋणावेश। ठीक है, तो आवेश के प्रकार के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक बेटा कौन है? बेंजामिन। और भाई आवेश के बारे में किसने बताया था? वो बताया था भाई गिलबर्ट ने। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भाई थोड़ा सा कि अब यहां से कि भाई आवेश कहते कैसे हैं? आवेश कहते कैसे हैं समझो। जब बेटा हम क्या करेंगे? कांच या एबोनाइट की छड़ को लेंगे। कांच या एबोनाइट की छड़ को लेंगे, उसे हम किससे रगड़ेंगे? रेशम या ऊन से रगड़ते हैं। कांच या एबोनाइट की छड़ को हम रेशम या ऊन से रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर क्या करेंगे? यह छड़ है बेटा धूल मिट्टी आदि के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और यही गुण बेटा क्या कहलाता है? यही गुण कहलाएगा बेटा आवेश। ठीक है, क्या बताया हमने बताया जैसे आप लोगों ने बेटा एक पेन ली, पेन को बालों से रगड़ा। रगड़ने के बाद बेटा आपने जो डेस्क होगी जिसपे आप बैठे हुए, ब्रेंच वगैरह जो भी हो, ठीक है,
उस पर बेटा आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के डाल दिए थे। पेन को बालों से रगड़ा, रगड़ने के बाद बेटा देखते हो कि वह पेन कुछ देर बाद धूल मिट्टी या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। ठीक है, ऐसे जब कंबल से बेटा देखना चट चट की आवाज आती है, क्यों? ये किसके कारण बेटा? आवेश के कारण। ठीक है, तो यहां पर भाई क्या देखा गया कि भैया आवेश धूल मिट्टी आदि के कणों को आकर्षित कर रहा है। तो भैया एक बात बताओ, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कहां पाया जाता है? आप बोलोगे सर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण भाई चुंबक के अंदर पाया जाता है। मतलब एक आवेश के अंदर किस गुण को देखा गया? उसके चुंबकीय गुण को देखा गया, चुंबकीय प्रभाव को देखा गया। आवेश के अंदर भाई किसको देखा गया? चुंबकीय प्रभाव को देखा गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं भाई विद्युत आवेश की। बात करने वाले किसकी भाई? विद्युत आवेश की। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, विद्युत आवेश, आवेश के अंदर बेटा किसको देखा गया? आप बोलोगे सर आवेश के अंदर चुंबकीय प्रभाव को देखा गया। आवेश के अंदर बेटा किसको देखा गया? चुंबकीय प्रभाव को देखा गया। लेकिन हम बेटा किसको पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश को। तो यहां पर ध्यान रखना, विद्युत के साथ साथ किस गुण को देखा जाएगा भाई? किसी पदार्थ के अंदर उसके चुंबकीय प्रभाव को भी देखा जाएगा। तो वही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। वही क्या कहलाएगा भाई? विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। क्या बताया? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों गुण उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा बेटा लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाएगा भाई? विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं भाई? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछा जाए भैया बताओ आवेश को किससे प्रदर्शित करोगे, तो आप बोलोगे सर इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? चाहे बेटा स्मॉल क्यू ले लीजिए, चाहे कैपिटल क्यू। ठीक है, चलिए यहां तक बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार के बारे में। स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको भाई? पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार को। ठीक है, हेड डालोगे भाई, क्या हेडिंग रहेगी हमारी? विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। भैया विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। भाई गिलबर्ट के अनुसार बताया गया कि किसी वस्तु में घर्षण के द्वारा 2 प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। किसने बताया? गिलबर्ट ने बताया भाई कि भाई घर्षण के द्वारा, किसी वस्तु में घर्षण के द्वारा 2 प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, जिन्हें बेंजामिन ने क्या नाम दिया? धनावेश और ऋणावेश। क्या बताया? गिलबर्ट ने बताया
कि भाई वस्तुओं के घर्षण के द्वारा दो प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, जिन्हें बेंजामिन ने कौन कौन से नाम दिए, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे भैया विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक, पहला होगा भाई धनावेश और दूसरा भाई कौन सा है, दूसरा होता है भाई ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करेंगे भाई कि धनावेश कब होगा और ऋणावेश कब होगा। ठीक है भाई, किसी पदार्थ के ऊपर धनावेश कब होगा, ठीक है, समझो। मान लीजिए भाई ये हमारा एक पदार्थ है, ठीक है, और चूंकि बेटा पदार्थ है तो इसके अंदर बेटा कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। अभी बेटा ये कैसा होगा, उदासीन होगा। क्यों, क्योंकि भैया जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे भाई, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। इसलिए बेटा यह पदार्थ अब कैसा है बेटा, उदासीन है। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इस पदार्थ से बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, इस पदार्थ से अगर हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करना शुरू कर दें बेटा, बाहर निकालना शुरू कर दें, तो आप बोलोगे सर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो फिर बेटा बचेगा कौन, आप लोग बोलोगे सब प्लस वाले बचेंगे। तो फिर कैसा आवेश होगा, तो आप बोलोगे सर धनावेश होगा। कैसा आवेश होगा, धनावेश। अर्थात क्या बोलोगे, किसी पदार्थ से अगर हम इलेक्ट्रॉनों, किसी पदार्थ के अंदर अगर हम बेटा क्या कर दें, इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें, किसी पदार्थ में अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें, तो कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह कैसा आवेश उत्पन्न होगा भाई, धनावेश। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहेंगे भाई, धनावेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को भाई क्या कहेंगे, धनावेश कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, बात करें किसके, उदाहरण की, तो आप लोग क्या करना भाई, एक कांच की छड़ को लेना। आप लोग क्या करना भाई, एक कांच की छड़ को लेना और कांच की छड़ को आप किससे रगड़ेंगे भाई, ऊन से रगड़िएगा। ठीक है, तो ऊन से रगड़ने के बाद क्या होगा कि भाई कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, ऊन के अंदर चले जाएंगे। तो एक बात बताओ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, ऊन में। तो आप एक बात बताओ भाई, कांच की छड़ कैसी हो जाएगी। आप बोलोगे सर कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अर्थात कांच की छड़ बेटा कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बताया, हमने बताया भाई कांच की छड़ को आप बेटा किससे रगड़ोगे, ऊन से रगड़ो। ठीक है, तो ऊन से रगड़ने पर क्या होगा, ऊन से रगड़ने पर भाई कांच की छड़ पर, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन, कांच की जो छड़ है, छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बेटा, ऊन में चले जाते हैं, ऊन में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊन में चले जाते हैं तो कांच की छड़ पर बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और कांच की छड़ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कांच की छड़ बेटा कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ध्यान रखोगे, हमने इसको शॉर्ट तरीके से लिख दिया है, आप लोग इसको बेटा अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, क्या लिखोगे, कांच की छड़ को भाई ऊन से रगड़ने पर, कांच की जो छड़ है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन में चले जाते हैं।
जिससे बेटा क्या होगा, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और कांच की छड़ भाई कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग बेटा लिख लेना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि भाई ऋणावेशित कब होगा। ऋणावेश, तो अब सुनो, जैसे बेटा ये हमारा पदार्थ है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की हम क्या कर रहे हैं भाई, कमी कर रहे हैं। ठीक है, अब एक पदार्थ फिर से बेटा, अब चूंकि ये बेटा उदासीन था, ये पदार्थ हमारा कैसा है भाई, उदासीन है अभी तो। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें भाई, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दें, इसके अंदर बेटा हम इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दें, अधिकता कर दें, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वही बेटा क्या कहलाएगा, ऋण आवेश। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है भाई, ऋण आवेश कहलाता है। ठीक है, हमने पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता करने पर यह बेटा कैसा क्या कहलाएगा भाई, ऋणावेश, और यह बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण बेटा यह क्या कहलाया, धनावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश। ठीक है, तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं भाई, ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, ऋणावेश कहते हैं। अब इसका एग्जांपल समझे, चलिए भाई इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल में बेटा क्या है, हम लेंगे बेटा एक एबोनाइट की छड़ को, किसको लेंगे, एबोनाइट की छड़ को लेंगे, और एबोनाइट की छड़ को हम रगड़ेंगे बिल्ली के फर से। अब आप बोले सर बिल्ली का फर क्या है, भैया बिल्ली की खाल से। तो अब आप लोग ऐसा मत करियो कि सर ने बता दिया है कि भाई ऋणावेश मतलब यहां पर आवेश उत्पन्न होगा अगर हम एबोनाइट की छड़ को बेटा बिल्ली की खाल से रगड़े, तो बेटा यहां पर कौन उत्पन्न होगा, आवेश। तो आप लोग बेटा इसी प्रैक्टिकल को करने के लिए आप लोगों ने देखा कि भाई बिल्ली को आने का मौका दिया जाए, बिल्ली को बुलाया जाए। ठीक है, और जैसे आपके घर में बेटा बिल्ली आई तो आपने बिल्ली को पकड़ा और उससे बेटा क्या किया, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा रगड़। ठीक है, ऐसा मत करना कि भैया ये मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, कहां मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम बेटा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ते हैं तो होगा क्या कि बिल्ली के फर से इलेक्ट्रॉन बेटा कहां आ जाते हैं, एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। तो भैया एबोनाइट की छड़ में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनों की तो अधिकता हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो एबोनाइट की छड़ कैसी हो जाएगी भाई, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या लिखोगे आप लोग खुद लिखना इसका एग्जाम्पल, क्या लिखोगे भाई आप लोग खुद लिखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सुनना, यहां पर लिखना कि भाई एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ने पर बिल्ली के फर से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, जिस कारण एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बेटा ऊन में जा रहे थे तो कांच की छड़ बेटा कैसी हो रही है, कांच की छड़ तो धनावेशित हो रही है क्योंकि भैया इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आ रही है। ठीक है, पहचान लोगे भाई, पहचान लोगे ना, क्योंकि भाई यहां से न्यूमेरिकल्स में
आपसे पूछा जाता है किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो कैसा आवेश है। ठीक है, ये बेटा आप लोग ध्यान रखना है। चलिए तो यहां तक का पहले भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलने वाले हैं। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अच्छा एक नोट पॉइंट, अब एक नोट टॉपिक, नोट पॉइंट बेटा समझेंगे। नोट पॉइंट समझो, हमारे पास दो छड़े हैं, एक कांच की छड़ है और एक किसकी भाई, एबोनाइट की छड़ है। एक कांच की छड़ है, एक एबोनाइट की छड़ है। क्या होगा कि भाई अगर हम दो कांच की छड़ों को पास पास रख दें, दो कांच की छड़ों को हम बेटा क्या करें, पास पास रख दें, ये भी भाई कांच की छड़ है और ये भी भाई कांच की छड़ है। क्या होगा, दो कांच की छड़ों को हम पास पास रख दें, तब इनके बीच किस प्रकार का बल का अनुभव होगा। ठीक है, चलिए अब हम बेटा क्या करेंगे, दो बेटा एबोनाइट की छड़ को हम पास पास रख दें, एबोनाइट। ठीक है, ये भी बेटा एबोनाइट। ठीक, उसके बाद क्या करें हम बेटा, एक कांच की छड़ को पास में रखें और दूसरी बेटा हम एबोनाइट की, एबोनाइट। ठीक है, अब समझो भैया, कांच की छड़ बेटा ये धनावेशित होती है, प्लस एबोनाइट की छड़ बेटा ऋणावेशित होती है, और कांच की छड़ धनावेशित है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है। क्या होगा कि भाई हमने जब दो समान आवेशों को पास पास रखा, ठीक है, तो इनके बीच में बेटा किस प्रकार का बल का अनुभव होगा। ये बेटा क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है, चलिए समझो। मान लीजिए भाई मैं बेटा एक फिजिक्स का टीचर हूं, ठीक है, समझना यहां पर मैं फिजिक्स का टीचर हूं और दूसरा भी बेटा टीचर है, वो भी कैसा भाई, फिजिक्स का ही है। दूसरा भी टीचर बेटा किसका भाई, फिजिक्स का है। अब बेटा ये बताओ, हम दो फिजिक्स के टीचरों के बीच में किस तरीके का व्यवहार होगा, बताओ। हम लोग एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लिया मैं भी बेटा कोचिंग सेंटर चलाता हूं, ये वाले टीचर भी है, ये भी बेटा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई मैं अपने फिजिक्स के बच्चे तुमको दे रहा हूं, और वो बोलेंगे भाई मैं अपने फिजिक्स के बच्चे तुम लोगों को दे रहा हूं। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, स्थानांतरित कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। जो समान सब्जेक्ट के टीचर है बेटा, वो एक दूसरे की भैया भीड़ बढ़ाने के लिए कि मेरे पास भीड़ ज्यादा आ जाए, कि मेरे पास भीड़ ज्यादा आ जाए, तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, ये एक दूसरे की क्या करना शुरू करते हैं, बुराइयां करते हैं। और जब बुराइयां करते हैं तो इनके बीच में क्या बढ़ती है बेटा, दूरी बढ़ती है। क्या बढ़ेगी, दूरियां बढ़ जाती हैं, अर्थात इनके बीच बेटा बल कौन सा लगना शुरू हो जाता है, प्रतिकर्षण। कौन सा भाई, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी बेटा समान सब्जेक्ट के टीचर बेटा दो पास में बैठेंगे तो इनके बीच में कैसे बल का अनुभव होगा भाई, प्रतिकर्षण का। कैसे, प्रतिकर्षण का। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर बेटा जब भी दो समान आवेश बेटा पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में कैसे बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण। ध्यान रखना, आप तुरंत समझ जाओ कि दो समान आवेश, प्रतिकर्षण, दो समान आवेश के बीच में कैसे बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, ध्यान रखना, याद करने के लिए ध्यान रखना, समान सब्जेक्ट के टीचर। ठीक है, यहां पर बेटा दोनों माइनस के हैं। दोनों माइनस का मतलब बेटा दोनों टीचर बेटा मान लो केमिस्ट्री के ही है। दोनों टीचर भाई किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। अब बताओ भाई दोनों केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो आप बोलोगे सर समान सब्जेक्ट के टीचर हो, समान सब्जेक्ट के टीचर है तो भैया इनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। आप बोलोगे सर एक दूसरे की तो बुराइयां करते हैं ये लोग, भैया ये बुराइयां इनकी करेंगे, ये बुराइयां इनकी करेंगे, तो इनके बीच में बेटा कैसा बल का अनुभव होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। कैसे बल का भाई, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब भाई यहां पर क्या हुआ कि प्लस मतलब फिजिक्स का टीचर, एबोनाइट मतलब केमिस्ट्री का टीचर। ठीक है,
यहां पर भाई एक फिजिक्स का टीचर है और भाई एक क्या है, केमिस्ट्री का टीचर है, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। तो अब ये पर्सन ये वहां से बोलेंगे भैया मैं केमिस्ट्री के बच्चे आपके पास भेज रहा हूं, ये बोलेंगे भैया मैं फिजिक्स के बच्चे आपके पास भेज रहा हूं, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो इनके बीच में बेटा कैसा बल का अनुभव होगा, आकर्षण बल का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई जब भी समान आवेश होंगे, समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को बेटा, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं किसको, हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के मूलभूत गुण। किसको पढ़ने वाले हैं, आवेश के, विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण को। ठीक है, चलिए हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने वाले, इसके अंदर हम लोग पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं बेटा किसको, आकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आप बोलोगे कि सर इसके अंदर बेटा देखा गया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण गुण को कैसे, कि भाई बताओ प्रतिकर्षण कहां होगा। आप बोलोगे सर विजातीय आवेश या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, क्या करते हैं, आकर्षित, तथा सजातीय आवेश या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप बोलोगे सर सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे भाई, लिखोगे कि भाई सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब समझ रहे हो, समान प्रकार के आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते भाई, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। दूसरा बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का संरक्षण। भाई आवेश का संरक्षण, दूसरी हेडिंग बेटा हमारी क्या रहेगी, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है कि भाई आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं भाई, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा यहां पर आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, और न ही उत्पन्न, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक पहले भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे पढ़ रहे हैं।
इसके बाद बेटा अगली बेटा हेडिंग पढ़ने वाले इसके अंदर किसमें, आवेश के मूलभूत गुण में। अगली बेटा जो हेडिंग होगी वो होगी आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। अब आवेश की योज्यता क्या होगी भाई, समझो। यहां पर जैसे बेटा विभिन्न अवयवी कण हैं, ये हमने क्या ले लिए, विभिन्न अवयवी कण। इस पर आवेश Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बेटा यहां पर मान लिया आवेश Qn। ठीक है, तो विभिन्न अवयवी कणों पर जो उपस्थित आवेश है, इनका अगर हम बीजगणितीय योग करें, इनका हम क्या करें भाई, बीजगणितीय योग करें, तो ये बेटा निकाय के कुल आवेश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, निकाय के कुल आवेश के बराबर होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश की योज्यता। ठीक है, ये बेटा हमने क्या बताया, विभिन्न अवयवी कणों पर जो उपस्थित आवेश है, इनका बीजगणितीय योग, इन सबको हम क्या कर दें, जोड़ दें, इनका बीजगणितीय योग कर दें, तो यह किसके बराबर होगा भाई, निकाय के कुल आवेश के बराबर होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को तो हम आवेश की योज्यता बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, परिभाषा में लिखोगे भाई, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर, विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे आवेश की योज्यता कहते हैं। आवेश की योज्यता कहते हैं। ठीक है, तो निकाय का बेटा जो कुल आवेश होगा वह बराबर होगा यह विभिन्न अवयवी कणों पर जो उपस्थित आवेश हैं, इनके बेटा बीजगणितीय योग के, इन सब के बेटा किसके, बीजगणितीय योग के। ठीक है, चलिए ये तो बेटा हमारी कहानी किसकी हो गई, ये कहानी हो गई भाई हमारी आवेश की योज्यता की। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें ही अगली हेडिंग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब समझो आवेश का क्वांटीकरण क्या है भैया, जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को मैंने क्या बताया भाई, अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे 2/3, 3/4, ठीक है, 0.001, ठीक है, तो इसको बेटा अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, क्या बताया हमने, लिखोगे भाई विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं भाई, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश
का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी चालक पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक संख्या दे रखी हो तब उसके लिए फॉर्मूला Q बराबर होता है N इंटू में A। अब आवेश बेटा हमारा दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। Q क्या है भाई? Q हमारा है विद्युत आवेश, ठीक है। N क्या है भाई? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है भाई? E है इलेक्ट्रॉन, E क्या भाई? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। एक प्रोटॉन पर बेटा कितना आवेश होता है? तो आप बोलोगे सर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। एक न्यूट्रॉन पे बेटा कितना आवेश होगा? आप बोलो सर न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, ये तो 0 होगा, ठीक है। आगे अगर हम बेटा पूछें, ये बताओ भाई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किसमें होता है भाई? किलोग्राम में। अगर हम बात करें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, माइनस के 27 किलोग्राम, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है भाई, कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ठीक है भाई, इनको ध्यान रखना है। अब हम लोग बेटा इसको पढ़ने वाले हैं इस विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में, तो एक बार इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं विद्युत आवेश का मात्रक। हेडिंग हमारी क्या रहेगी भाई? विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। चलिए समझो भाई, यहां पर सबसे पहले विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अगर हम बात करेंगे, जो विद्युत आवेश का मात्रक है वो क्या होता है भाई? आप लोगों को पढ़ाया है बेसिक क्लास के अंदर, क्या होता है भाई? कूलम। क्या होता है? कूलम। अगर हम बात करें भाई एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में अगर इसके मात्रक की बात करें तो फॉर्मूला होता है बेटा Q बराबर I इंटू में T। जब विद्युत चालन पढ़ाएंगे तीसरा चैप्टर, तब आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एम आई धारा है, धारा का मात्रक बेटा क्या होता है? एम्पियर इंटू T समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो भाई एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर इंटू में सेकंड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई सीजीएस पद्धति में, इसका मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में बेटा इसका मात्रक होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलम, या भाई क्या है इसका मात्रक? स्टेट कूलम। किस पद्धति में बात कर ली भाई? सीजीएस। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे भैया ये बताओ, आवेश का छोटा मात्रा बेटा यही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है भाई? आवेश का, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक बेटा आपका फैराडे है, और एक फैराड बराबर बेटा कितना होता है? एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है, ध्यान रखोगे।
इसके बाद बेटा यहां पर अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, राशि कैसी भैया, ये तो राशि अदिश है, राशि कैसी भाई, अदिश है। अगली बात करेंगे भाई इसकी विमा की, तो विमा एम्पियर की विमा ए और समय की विमा क्या होती है टी, तो भैया इसकी विमा क्या हो जाएगी एटी। तो ये हमारे विद्युत आवेश की पूरी कहानी थी कि भैया विद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेश के मात्रक की कहानी थी। ठीक है, उम्मीद है भाई आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ चीजें मेहनत लग रही है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, और ऐसे ही निरंतर बेटा आप लोगों के सामने वीडियो आती रहेंगी। बस आप लोग शाम 7:30 बजे जुड़िएगा, किसके साथ, फिजिक्स के साथ, और 8:30 बजे बेटा जुड़िएगा केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि कल के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और उसका सदिश निरूपण। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।